नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हरियाणा और इसी के साथ मैं हूं सौम्या माथुर। हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला की सियासी कहानी काफ़ी रोचक है। सन 1987 में वो अपने स्वर्गीय पिता श्री देवीलाल के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि मंत्री बने। उसके बाद लगातार 32 साल की कड़ी मेहनत के बाद वो 2019 में रानिया से विधायक बने। बिना किसी शर्त के भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया और उन्हें बिजली मंत्री व जेल मंत्री बनाया गया। एक साल में जेल व बिजली की परियोजनाओं को लेकर रणजीत सिंह चौटाला जी के क्या विचार हैं, इसके ऊपर हम लोग गहन जानकारी रणजीत सिंह चौटाला जी से लेंगे। तो सर, आप बताइए, जैसे राज्य में बिजली उत्पादन और परियोजनाओं को लेकर किस तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ टोटल जो प्रोडक्शन है वो 12,000 मेगावाट की है जी सर। और जिसमें जो हाईएस्ट अब तक कंजप्शन थी, क्योंकि अब के साल तो कोरोना था, इससे पहले पिछले साल जब पूरा पीक पे था उस वक्त हमारी 11,008 मेगावाट की कंजप्शन थी। मतलब हम पे 1,000 मेगावाट तब भी स्पेयर थे। हमारे 3 थर्मल्स हैं और जार्ली वाला लें तो हमारे 4 थर्मल हैं, जिनमें हमें जब भी कोई स्पेयर जरूरत होती है तो उसमें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, उसकी प्रोडक्शन रेट बढ़ जाता है, इस करके हम ऑन हैंड उन्हें रखते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो हम उनको भी अपने पास से चला लेते हैं। तो हमारे प्रॉब्लम कोई बिजली की है नहीं। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि हरियाणा में पहली ऐसी स्टेट है जिसको टोटल रूरल इलेक्ट्रीफाई कर रखा है हमने। हरियाणा पहली स्टेट है। नंबर 2, दूसरा ये है कि इस वक्त हमारी 5100 गाँव हरियाणा में, कोई 6800 गाँव में, जिन्हें 24 घंटे हम जगमग योजना में हमने उसे ले रखा है, उस योजना में। और उसके बाद हमारा लाइन लॉस जो है पूरे मतलब जो 31% था शुरू में जब हमारे सीएम साहब ने टेक ओवर किया, आज वो कम होकर 17% पे आ गया। मतलब हमारा 14% लाइन लॉस। इसके लिए अभी जब दिल्ली में हमारी एक मीटिंग थी और वीडियो कॉन्फ्रेंस पे थी कोरोना करके, तो हमारे जो ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर फॉर पावर एंड एनर्जी हैं, ऑनरेबल RK सिंह जी, उन्होंने चेयर करा था। 5 स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे, बाकी सब स्टेटों के मिनिस्टर्स उसमें थे, तो मैं भी वीडियो कॉन्फ्रेंस पे जुड़ा था। हमारा जो लाइन लॉस था उसको उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और फिर हमें 780 करोड़ रुपया उन्होंने इमीडिएट दे दिया कि हमारे स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट में 780 करोड़ रुपया को सेंटर ने देना था। वो फिर उसी दिन वो रिलीज़ कर गए कि मतलब हरियाणा की परफॉर्मेंस पे वो राजी थे। इंडस्ट्री में हमारी प्रोडक्शन इतनी बढ़िया है कि पूरे देश में हम ट्रैक्टर प्रोडक्शन में, आपका कार प्रोडक्शन में, 2 व्हीलर प्रोडक्शन में, हम किसी में भी 30% से कम हमारी हिस्सेदारी नहीं है पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, अकेले हरियाणा का जो गुड़गांव में हो रहा है। और जो JCB मशीन है वो हम 79% ऑफ द कंट्री, जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 79% हमारा शेयर है। तो बिजली में हरियाणा बहुत आउटस्टैंडिंग कर रहा है। और इस वक्त जितनी हरियाणा में लोगों की सेटिस्फेक्शन है, जितनी तारीफ़ हो रही है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। दूसरा, ट्यूबवेल कनेक्शंस में अब तक जिन लोगों ने अप्लाई किया था हरियाणा में, उसमें कोई, वैसे तो 80,000 लोग कहते हैं हमने करा, वो 100 रुपये का फार्म था, वो तो खाली इनलिस्टमेंट होती है। जब भी आप मोटरसाइकिल स्कूटर बुक कराओ तो 1000 रुपये देना पड़ता है। ये तो एक फार्म लेके फार्म की फ़ीस 100 रुपये थी। जो असली महीने में जिन लोगों ने पैसा भरा है वो 30,000 लोग हैं। उनमें किसी ने वाटर पंप सेट का पैसा भर दिया, किसी ने सिक्योरिटी भर दी, जिसने सिक्योरिटी भर दी उसने वाटर पंप सेट नहीं भरा, तो पूरा अमाउंट नहीं भरा था। उसमें से ऐसे लोग 14,000 थे जिसने सब पैसा भर दिया। उसमें हम फरवरी के एंड तक टोटल मान के चलें कि 10,000 ट्यूबवेल हम इंस्टॉल कर देंगे। मोटा अंदाज़ है 10,000। बाकी जो है उसके लिए हमने जो 3 स्टार मोटर है उसके लिए ऑर्डर कर रखा है और बड़ा जल्दी ही हम उसे मीट आउट करेंगे। उसके बाद पोर्टल खोल देंगे। और हमारे CM साहब के हमारे बीच में एक अभी सब ऑफिसर्स की मीटिंग थी, बहुत सीरियसली इसे सोच रहे हैं कि क्यों ना हम फ्री कर दें, कि लोग अपना मोटर लें बाज़ार से, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, वो ड्यूक प्लास्ट की मोटर है, वो बाज़ार से लें और डीलर से, और हम खाली बिजली का कनेक्शन करें, जिसका मन चाहे वो अपना लगाए, उसे वेट ना करना पड़े। ये भी एक बहुत सीरियसली हमारे अंडर कंसिडरेशन प्रपोजल है। तो हरियाणा में अगर हम लोग बिजली
का बकाया वसूल करने की बात करें तो सरकार की किस तरह की परियोजनाएं हैं वसूली के लिए सर? देखिए, मैंने आपसे ये बताया कि हमारा 24 घंटे जो है 5100 गांव हरियाणा में जगमग योजना में, इसका मतलब कि हमारा एरिया रिकवरी बहुत बढ़िया है। और अब भी एक मैंने बिजली पंचायत शुरू करी है, मैंने 4 जिलों में कर दी। बाकी कोरोना करके हमारा रुक गया था, नहीं तो अब तक शायद मैं कंप्लीट कर लेता। हमने पूरे हरियाणा में बिजली पंचायत करे हैं, जिसमें लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बिजली का बिल भरें। मैं किसान का बेटा हूँ, जितने आपको ट्रांसफार्मर चाहिए, जितने पोल चाहिए, जितनी आपको तारें चाहिए, हम 24 घंटे अवेलेबल कराएंगे। आप गुड पे मास्टर बनो, आप बिजली के बिल भरो। और बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। इसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारा एरिया रिकवरी बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही हम ये सारी जगह लोगों को बिजली की 24 घंटे जो एक फैसिलिटी है उसे देने में कामयाब होंगे। सर, आपके पिता स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का लंबा सियासी कार्यकाल रहा और वे प्रताप सिंह कैरो की सरकार में संसदीय सचिव रहे और देश के उप प्रधानमंत्री भी बने और उनके सियासी कैरियर में अपनी अहम भूमिका आपने निभाई। तो कोई ऐसा जीवन का रोचक किस्सा जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहते हो? देखिए, मुझे एक बात याद है। हमारे MC गुप्ता चीफ सेक्रेटरी होते थे और जो बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे, आज वो नहीं रहे। उन्होंने उनसे एक सवाल पूछा कि गुप्ता जी, आप चीफ सेक्रेटरी, आप मुझे एक बताइए कि मेरे में और जो देवीलाल में और जो भजनलाल में क्या अंतर है, तीनों का एक लाइन में डिस्क्राइब करिए। तो उन्होंने, मैं उनके लिए नहीं कहूँगा कि क्या कमेंट करें, पर जो देवीलाल के ये कहा कि वो बहुत संघर्षशील रहे हैं। उन्होंने जीवन में हमेशा चैलेंज करके हर बात को स्वीकार करा। हर चैलेंज को उन्हें करना, एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने अपनी विधानसभा छोड़ी, लोकसभा बाई इलेक्शन लड़ दिए, लोकसभा छोड़ी, उसी लोकसभा पे बाई इलेक्शन लड़ दिए। वो पूरे जीवन में उन्होंने कितने इलेक्शन लड़े, कितनी बार जीते, कितनी बार हारे, उन्होंने कभी परवाह नहीं करी। राजनीतिक तौर पे बहुत मैच्योर्ड थे। मुझे उन्होंने 87 में पहली बार टिकट दिया, मुझे मिनिस्टर बनाया। मैं बहुत छोटी उम्र में उनकी कैबिनेट मिनिस्टर रहा। एग्रीकल्चर, लॉ एंड जस्टिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन मेरे पे डिपार्टमेंट रहे। मैंने उनके जीवन से बहुत कुछ सीखा है। मेरे तो फादर थे, हर चीज़ मैं उनका देखता हूँ। उनकी तो ऊपर से नीचे तक लेके हर जगह पूरे गुणों से भरे हुए थे। अब मैं उनके लिए कहूँ तो छोटे शब्द हो जाएंगे। जी सर, कैदियों के जीवन में उजाला लाने के लिए किस तरह की परियोजनाएं हरियाणा सरकार की तरफ से मनाई गई है? हम ये कर रहे हैं कि मैं जेल को समझता था कि कई लोग कहते थे जेल मंत्रालय कुछ भी नहीं है, पर मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा, इसे पूरा डीपली स्टडी करा। जेल जो थी, सबसे पहले इंग्लैंड में इस लोगों ने इसे शुरू करा। स्टार्ट जेलें जो हुई थी वो इंग्लैंड से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। इसके बाद आज ऑस्ट्रेलिया की दुनिया में सबसे बढ़िया जेलें हैं। और इसमें मैंने भी मेरे DGP को और हमारे 2 जो सुप्रीडेंट जेल हैं उन्हें दे के भेजा कि आप पूरे इंडिया में सर्वे करें कि सबसे बढ़िया जेलें कहाँ की है। तो हमने अपना जो उनमें जो सुधार थे वो सारे के सारे मैं अपनी जेलों में कर रहा हूँ। और उसमें क्योंकि कोरोना करके 6 महीने ऐसे रहे कि जिसमें सारा ही काम रुक गया था। 1 साल सारा मंत्रिमंडल बने हुए, 7 महीने ये निकल गए। नहीं तो हम बहुत करते। इसमें भी हमें कैदियों को छोड़ना पड़ा। अकाउंट कोई 5000 के करीब जो हैं वो उन्हें अभी हमारे ऑनरेबल जज हैं हाई कोर्ट के, जो चेयरमैन है इस कमेटी के, श्री राजीव शर्मा जी, वो और हमारे होम सेक्रेटरी और DGP तीनों मेंबर हैं कमेटी का। अभी 15 फरवरी तक हमने फिर उनकी पैरोल एक्सटेंड कर दी है। और मैं समझता हूँ जेल में बहुत सुधार करने का है। हम जेल में क्रिमिनल तो 2% 3% लोग होते हैं, बाकी सब अच्छे लोग होते हैं। हमें उन्हें अच्छे जीवन में लाना, अच्छी जीवन शैली बनाना, ये हमारा पहला कर्तव्य है जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। जैसे आपने बताया कि आपको जो है जेल मंत्री व बिजली विभाग में मंत्री बने हुए 7 महीने हो गए हैं, तो किस तरह के बदलाव अभी तक बिजली विभाग में और जेल विभाग में किए गए हैं सर? लोगों में ये भी है कि उन्हें 24 घंटे बिजली, अब जैसे जब बुआई का समय होता है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बड़े मेहरबान हैं। उन्होंने तुरंत हमें कह दिया कि क्या चाहिए। मैं कहने का जी अब लोगों को 10 घंटे बिजली, तो 8 घंटे से 10 घंटे ट्यूबवेल की बिजली देनी शुरू कर दी। और इस वक्त पहले 5 बजे ट्यूबवेल चलते थे। अब उन्होंने हमने देखा कि लोगों को ठंड में दिक्कत होती है, तो हमने दिसंबर जनवरी एक गुड गेस्चर करने के लिए लोगों को ये कर दिया कि जनवरी फरवरी में 2 महीने हमने सुबह 5 बजे से 6 बजे ट्यूबवेल का समय बढ़ा दिया कि लोगों को थोड़ा ठंड में कम जाना पड़े। और 24 घंटे हमारे ऑफिसर्स ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं।
कभी कोई काम हो, किसी की कोई दिक्कत हो तो साथ के साथ ही उसे, और मैं उसे चेक करता हूँ। पहली बार ये हुआ है कि जो भी मिनिस्टर होते थे वो एससी तक मीटिंग लेते थे, एमडीज और डायरेक्टर तक। मैंने एसडीओ के लेवल पे पूरे हरियाणा की मीटिंग ली और उन्हें कहा कि मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। मैं किसी से ना अपना हूँ ना बुरा समझता। जो बढ़िया काम करेगा उसे मैं अच्छी पोजीशन पे दूंगा, जो ठीक नहीं करेगा उसे पनिशमेंट मिलेगी। और सर जब कहीं बिजली की लाइन ख़राब हो जाए तो उन्हें रिपोर्ट करना होता है एससी के ऑफिस में कि जी अब लाइन ख़राब होगी, 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या 10 मिनट के लिए ख़राब हुई है, फिर रिपोर्ट करते हैं कि ये शुरू होगी। तो मैं समझता हूँ लोग महसूस करें काफ़ी सुधार है। जेल मंत्रालय का जहाँ तक संबंध है, अभी हमारी पहली जेल हरियाणा में, जिसमें जब कोरोना का पीरियड था तो संस्थाएं हमें राशन देती थी। ये नहीं कि राशन जेल का था, संस्थाएं देती थी। और उस संस्थाओं का मतलब हमारी जेल के जो कैदी थे वो 20,000 आदमियों का रोज़ खाना बना के, जो बाहर के लोग थे, जो बिहार से, यूपी से, जो मजदूर यहाँ रह गए थे, जा नहीं सके थे, उनको फ्री खाना देते थे। ये हमारे जेल में खाना बनाने का काम हुआ, मशीनों से करते थे। नंबर 2, जेल में हमारे कोई भी जो मतलब स्टूडेंट हैं, डिप्टी स्टूडेंट हैं, जिनके हमने ट्रांसफ़र करे, जो अच्छे आदमी थे, जिनकी सिफारिश नहीं थी, उन्हें बहुत अच्छी जेलों पे हमने दे दिया। 2 ओपन जेल हम शुरू करने जा रहे हैं, एक फरीदाबाद में और एक करनाल में, जिन्हें मॉडल बना रहे हैं कि जिसमें थोड़ी ओपन जेल हो, लोगों को खुला रहने का, करने का समय मिले। जितने कैदी हैं, चाहे वो जेंट्स हैं या महिलाएँ हैं, उनको सबका हमने पहले से टाइम बढ़ा दिया। घर में बच्चों से बातचीत करने का, ये भी हमने उनका 2-2, 3-3 मिनट, पहले 5 मिनट होते थे, अब 7-8 मिनट कर दिए। तो हम जो फैसिलिटी दी जा रही है, अच्छी संस्थाएं जो है वो उसमें ऑर्गेनाइज करती है। कोई भजन कीर्तन, कोई अच्छे लेक्चर, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, सेशन जज जो रिटायर्ड हैं, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो जाके लोगों को एड्रेस करते हैं। उन्हें एक काम चाह रहा है कि वो अच्छी जीवन शैली कैसे जिए। जी, अगर हम लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के जीवन के कुछ कड़वे सच के बारे में बात करें तो ऐसा कौन सा कड़वा सच हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहेंगे जो केवल कुछ चंद लोग ही जानते हैं? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में वो बहुत सख्त थे और किसान की बात भी कोई बात होती थी तो इमीडिएट वो उस पर एक्शन करते थे, फ़ौरन उनका भला करना चाहते थे। जैसे मैं पेंशन का एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उनके साथ अमेरिका गया था। शाम को जो कम्युनिटी हॉल में एक प्रोग्राम था जिसमें जो NRIs हैं, जो हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल जो यहाँ गए हुए थे, उन लोगों ने खाना रखा था। वहाँ एक रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने 1 मिनट खड़े होकर बोले तो साहब मैं 1 मिनट कहना चाहूँगा। सब अलग अलग बोले तो वो भी बोले। उन्होंने कहा कि मेरे नाती यहाँ हैं, मैं रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हूँ, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से यहाँ आया हूँ उनसे मिलने। 1-1.5 महीने से आया हूँ। बड़ा अच्छा शहर है, बहुत डिसिप्लिन है, लोगों में ट्रैफिक सेंस बड़ी है, बढ़िया सिटीज़ है, साफ़ सफाई बहुत अच्छा है। फिर वो कहने के कि मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक जगह डिज्नीलैंड में चला गया बच्चों के साथ। तो जब मेरी बेटी थी, मेरे नाती थे, जब उनका टिकट लिया गया तो $5 लिए। जब मेरे टिकट का आया तो मेरे से $1 चार्ज किया। तो मैंने कहा भी मैं तो NRI नहीं हूँ, मैं तो इंडियन हूँ, यहाँ आया हूँ बच्चों से मिलने, इनसे $5 ले रहे, मेरे से $1 क्यों, ये मुझे कंसेशन क्यों? तो कहने के यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, आप 80 की उम्र में चले गए, आप कितने दिन हैं, तो ये करके हम चाह रहे हैं कि बुढ़ापे में आपको सब सेवाएं अमेरिका दे, ये करके हम कर रहे थे। जब हम वापस चले तो फ़्लाइट में थे तो हमारे ओझा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्हें बुला लिया अपने पास। बुला के कहने का वजह साहब हम डिज्नीलैंड तो नहीं बना सकते, हमारा देश अफोर्ड नहीं कर सकता, पर मुझे ये बताइए कि अगर बुज़ुर्ग आदमी को हम ₹100 पेंशन दें जो अमेरिका में सीनियर सिटीजन का कर रहे हैं, तो कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्च आएगा, एक्सचेकर पे कितना बोझ आएगा? वो कहने लगे जी ये कुछ तकरीबन 17 लाख रुपये बैठेगा। तो कहने लगे कि जाके पहली कैबिनेट मीटिंग में ये साइन कर दिया। आज पूरे देश में मॉडल बन गया, हर स्टेट में जो है ओल्ड एज पेंशन शुरू हो गई। बहुत बढ़िया सर। जैसे अगर हम लोग आपकी बात करें तो आपको सियासी किस्सों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। आपके जीवन से कोई ऐसा रोचक तथ्य आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए मैडम, मुझे लोगों में रहना, लोगों के साथ जो तकलीफ़ में है उस आदमी की मदद करना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। गौशाला में जाना, उनकी मदद करना, जो डीफ एंड डंप के स्कूल हैं उनमें करना, जो आदमी जिसको मदद चाहिए उसका मदद करने में ही मुझे जीवन में सबसे अच्छा लगा है। जी सर, बिजली विभाग को लेकर हरियाणा की आने वाले समय में क्या क्या परियोजनाएं हैं? देखिए, लोगों को और भी फ़ायदा होने वाला है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली घर बन रहे हैं, कहीं 132 kV का जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है, कहीं 32 kV का है।
वो हम सारे लॉन्च कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। लोगों को हम चाह रहे हैं कि हरियाणा में बिजली के मामले में लोग टोटल इंडिपेंडेंट हो जाएं, कभी किसी की दिक्कत नहीं आए हर वक्त जब उन्हें, क्योंकि आज बहुत आप ये समझिए कि मैं तो 97% भी नहीं कहूँगा, 100% लोगों का एक पार्ट बन गया उनकी लाइफ का कि बिजली 24 घंटे चाहिए। चाहे किसी की इंडस्ट्री है, चाहे वर्कशॉप है, चाहे कोई सामाजिक जीवन है, तो भी घर में भी बच्चों को एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए हर जगह बिजली का ज़रूरी है। और हम चाह रहे हैं कि लोगों को कभी देखना नहीं पड़े, हर वक्त उनके डोर स्टेप पे बिजली हर वक्त उन्हें मिले, ये हम करना चाह रहे हैं। जी सर, अगर हम लोग आपके चुनाव की बात करें तो आप लगातार चुनाव हारते गए। 1987 में जैसे आप कृषि मंत्री बने और उसके बाद लगातार आप 1987 से लेकर 2019 यानी कि 32 साल तक आप चुनाव हारते रहे। कभी ये डिसाइड नहीं किया आपने कि सियासत आपको छोड़ देनी चाहिए? नहीं, हमारे फादर ने ये सिखाया था कि संघर्ष करना चाहिए, कभी जीवन में थकना नहीं चाहिए। तो कभी मैं तो संघर्ष करता रहा। हमारे उसको मुझे भी एक साइकोलॉजिकल भी ये था कि रोहतक सोनीपत जर्जर में लोगों को ये है कि हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनेंगे, वोट डाल देते थे। हमारे ये था कि ओम प्रकाश जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो लोग ये करके सरसा, हिसार, फतेहाबाद इन ज़िलों में केवल उन्हीं को वोट पड़ते थे और उस बात में मैं हार जाता था। लोग ये नहीं देखते थे क्या है, वो तो मुख्यमंत्री के वोट पड़ते थे। आज वो माहौल नहीं रहा, लोगों को दिखा कि नहीं रणजीत सिंह ठीक आदमी है। लोगों ने 20 साल के बाद महसूस भी करा। मुझे अब के बहुत बढ़िया वोटों से, मैं 20,000 से ऊपर वोटों से जीता। लोगों ने बड़ा साथ दिया, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ और मुझे वक्त मिला मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। जी, अगर हम लोग आपकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करें तो आपने सिनेमा में आखिरी मूवी कौन सी देखी थी और कब देखी थी सर? इतना तो मैं अभी नहीं कह सकता था, मुझे याद नहीं। आखिरी मूवी मेरे ख्याल में गदर देखी थी अभी पीछे। जी। और सर, खाली समय में आप कैसे समय निकालते हैं? अब बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है। मैं बहुत लिटरेरी आदमी हूँ, मुझे रात को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ है। बाकी आप देख रहे हैं भीड़ है, जब लोगों में रहता हूँ तो इनके काम कर रहा हूँ, जिसको मदद हो उसकी मैं मदद कर रहा हूँ। सर, आपके जीवन से सभी दर्शकों को किस प्रकार की प्रेरणा लेनी चाहिए? हमारे बच्चे हैं साथ बैठे हैं, मेरे जीवन की हर चीज़ सीख रहे हैं। बेटा बैठा है, मेरी ग्रैंड डॉटर बैठी है, तो सब बच्चे अपना कैरियर बना रहे हैं। बहुत समझदार बच्चे हैं और सब अपना बढ़िया रास्ता बनाएंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बच्चे हमारे रास्ते पे चल रहे हैं। तो ये थी हमारी हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी के साथ खास मुलाकात, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बहुत सारी ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बिजली विभाग में और साथ ही साथ जेल विभाग में किस तरह के बदलाव इन 7 महीनों में किए गए हैं और आने वाले समय में क्या क्या किए जाएंगे। इसी प्रकार हम हरियाणा की अनेक हस्तियों से आपको मिलवाते रहेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।